इंडिया 11th और 12th मिला के पूरी हिस्ट्री कवर की जाती है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चार चीज़ें मिला के आपके हिस्ट्री में कवर होती हैं 11th और 12th में। तो हमने 11th की हिस्ट्री शुरू किया है एंशियंट इंडिया से, और हम जो है रोज़ 8 से 9 लाइव रहेंगे और हिस्ट्री की इस बुक के माध्यम से इसमें दिए हुए फैक्ट्स को कवर करेंगे और उसको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मेन हेडिंग्स क्या है। तो जो मटेरियल रिमेन्स है, यानी जो पदार्थ पहले लोगों द्वारा छोड़ दिए गए। सर क्लियर है? चलिए सुनिए फिर बैठ के। तो मटेरियल रिमेन्स पहला हेडिंग है, यानी जो चीज़ें पहले जो लोग पहले यूज़ करके छोड़ चुके हैं उसके बारे में बताया गया है। दूसरा हेडिंग क्वाइंस है, यानी जो सिक्के प्रयोग में थे और अब जो है सिक्के जो उस जमाने में प्रयोग में रहे होंगे वो भी हमें इतिहास को गढ़ने में मदद करते हैं। तीसरा हेडिंग है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख। तो जो अभिलेख हैं वो भी हमें इतिहास को गढ़ने में मदद करते हैं। इसके बाद है लिटरेरी सोर्सेज, यानी जो लिटरेचर है, जो साहित्य उस जमाने में लिखे गए, जैसे हम महाभारत, रामायण या वेद हैं, उनके माध्यम से भी हम उस समय के समाज को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका हिस्टोरिकल सेंस। जो हिस्टोरिकल सेंस है कि जो चीज़ें हैं उसको हम किस तरह से अपने हिस्ट्री लिखने में या इतिहास के गठन में यूज़ करते हैं उसकी बात किया गया। और फाइनली हेडिंग है कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। तो इन सब टॉपिक को हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करने को बताऊंगा या आप उसको रिपीट करूंगा, और आप उसको अगर सुन पाएँ तो आपको पसंद, मतलब अगर आप उसको समझ पाएँ, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हों तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको मैं बता दूंगा आपको। तो शुरू करते हैं। Material remains. The ancient Indian left innumerable material remains. The stone temples in South India and the bricks monuments in Eastern India still stand to remind us the great building activities of the past. तो जो बिल्डिंग्स हैं, जो टेम्पल्स हैं नॉर्थ और साउथ में, वो हमारे पास्ट को दिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गुप्ता पीरियड से मंदिर बनना शुरू हो गया था और पंचायतन स्टाइल में गुप्ता पीरियड में मंदिर बनता था। तो पंचायतन स्टाइल क्या होता है? तो वो होता है कि एक मेन मंदिर होता है और उसके आसपास 4 छोटे मंदिर होते हैं और उसी को पंचायतन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत से रिमेन्स छोड़े हैं, उससे हम उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। बट द मेजर पार्ट ऑफ दीज रिमेन्स लाइज ब्यूरिड इन द माउंट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन जो चीज़ें हैं उनके द्वारा यूज की गई थी वो एक टीले के रूप में है, टीले में दबे हुए हैं, ज़मीन के नीचे है, क्योंकि समय के साथ उनके ऊपर धूल कण जमते जमते एक पूरा कवर हो गया और उसे हमें जानने के लिए उसकी खुदाई करनी पड़ती है, जिसको एक्सकेवेशन कहते हैं। ठीक है, द माउंट्स इन एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशंस। तो जो माउंड होता है, जो टीला होता है, वो क्या होता है? तो माउंट एलिवेटेड पोर्शन, यानी ज़मीन का वो उठा हिस्सा जिसमें जो है पुराने समय की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं या पुराने समय की चीज़ें दबी होती हैं। इट मे बी डिफरेंट टाइप्स, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर एंड मल्टी कल्चर। तो एक ही माउंट, एक ही टिले में एक ही कल्चर के लोग रह सकते हैं, मतलब रह चुके होते हैं, या एक ऐसे माउंट भी होते हैं जिसमें ऐसे टिले होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लोग रहते थे, एक से ज़्यादा कल्चर के रिमेन्स हमें मिलते हैं। और कुछ माउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें मल्टीपल लेयर्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक बार से ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने बस्तियाँ बसाई है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो जो एक कल्चर के बारे में इंडिकेट करेगा, सिर्फ एक ही लेयर होगा, वो सिंगल कल्चर माउंट हो गया। जिसमें एक से ज़्यादा यानी 2 लेयर मिलते हैं वो मल्टी कल्चर माउंट हो गया। वो डबल सिंगल मेजर कल्चर, मेजर यह होता है कि एक मेजर कल्चर होगा और दूसरा जो रिमेन्स होगा वो माइनर कल्चर होगा, यानी मुख्य रूप से उस जगह में जो चीज़ें मिलेगी वो वहाँ के लोगों के बारे में मिलेगी, लेकिन दूसरे कल्चर का इन्फ्लुएंस भी उसमें मिलता है। तो उस तरह के माउंट को मेजर कल्चर माउंट कहते हैं। और मल्टी कल्चर में सभी कल्चर जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सिंगल कल्चर माउंट्स रिप्रेजेंट ओनली वन कल्चर थ्रू आउट। Some mounds represent only painted grey wares culture, others सातवाहनास कल्चर एंड स्टिल अदर्स कुशाना कल्चर। तो उसी को एक्सप्लेन किया है। जो सिंगल कल्चर माउंड होता है,
यानी सिंगल कल्चर टीले से हमें केवल एक ही तरह के लोगों के रहने के बारे में हमें पता चलता है, या उनके द्वारा यूज किए गए मटेरियल्स रिमेन्स हमें मिलते हैं। इन मेजर कल्चर माउंट्स वन कल्चर इज डोमिनेटेड एंड अदर्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो मेजर कल्चर में जो कि मैंने बता दिया कि एक कल्चर वहाँ पे मेजर होगा, महत्वपूर्ण होगा, दूसरा जो होगा वो कम महत्व का होगा, बहुत ज़्यादा वो विकसित नहीं होगा। Multicultural mound represents several important culture in succession which occasionally overlap with one another। तो जो मल्टी कल्चर होता है उसमें क्या होता है कि लेयरिंग होती है। एक बार वहाँ पे कहीं किसी भी जगह पे एक बार लोग बसे, फिर उस जगह को छोड़ दिए, ठीक है, और वो सभ्यता फिर खत्म हो गई, फिर दूसरी बार कुछ दिनों बाद फिर कुछ लोग वहाँ पे बसे, फिर वो छोड़ दिए और फिर चले गए, फिर कोई तीसरा आया और वो फिर वहाँ बसा। तो इस तरह से लेयरिंग हो जाती है, तो इसको मल्टी कल्चर माउंट कहते हैं। Like the Ramayana and Mahabharata, and excavated mounds can be used for understanding of successive layer in materials and other aspects of culture। तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे रामायण एंड महाभारत, उसके उसी की तरह जो हमारे जो टीले होते हैं, जो माउंट्स होते हैं, उसको भी हम उस समय के सोसाइटी और समाज को, सोसाइटी या समाज को समझने में प्रयोग कर सकते हैं। ए माउंट कैन बी एग्जीक्यूटेड वर्टिकली और हॉरिजेंटली। जो टीला है उसको दो तरीके से खुदाई उसकी की जा सकती है, या तो पूरा टीला खोद दीजिए होराइजन के साथ यानी हॉरिजेंटली, और या तो फिर सीधे खोजिए वर्टिकली ऊपर से नीचे तक, जिसे कुआं खोदा जाता है। तो जो हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन होगा उससे हम उसे पूरे कल्चर का पता चल जाएगा, लेकिन जो कुएं की तरह हम खोदेंगे तो लेयरिंग हमें पता चलेगी। तो ये दोनों एक्सक्वेशंस के मेथड हैं, लेकिन जो आपका हॉरिजेंटल एक्सक्वेशन होता है, क्षैतिज जिसको कहते हैं, तो क्षैतिज एक्सक्वेशन जब करेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्चे आते हैं। इसलिए मेजर जो हमारे देश में या कहीं भी ज़्यादातर जो उत्खनन होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ताकि हमें लेयरिंग की एटलीस्ट पता चल जाए, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सक्वेशंस मीन्स लेंथ वाइज डिगिंग टू अनकवर द पीरियड वाइज सीक्वेंस ऑफ कल्चर। यानी वर्टिकल खुदाई जो होती है, वर्टिकल उत्खनन जो होता है, उससे ये होता है कि हमें पीरियड्स का पता चलता है कि किस पीरियड में कौन सा कल्चर वहाँ पे बसा था, अगर एक से ज़्यादा कल्चर हैं तो, ठीक है। और ये लेंथ वाइज खुदाई की जाती है, जैसे कुआं खोदा जाता है। और इट इज़ जनरली कन्फाइंड टू ए पार्ट ऑफ द साइट। और ये क्या होता है कि किसी भी एक स्थल के एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित होता है। हॉरिजेंटल एक्सकेवेशंस मीन्स डिगिंग द माउंट एज ए होल और ए मेजर पार्ट ऑफ इट। तो हॉरिजेंटल मैंने जैसे बताया क्षैतिज जो उत्खनन होता है वो पूरे या मेजर एरिया को खुद का उत्खनन किया जाता है। इससे ये होता है कि उस कल्चर के सभी एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। are a major part. The method may enable the excavator to obtain a complete idea of the site cultures in a particular period। तो जो मैंने बता ही दिया कि जो आपका हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन होता है यानी क्षैतिज उत्खनन, उससे हमें उस कल्चर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जो वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है यानी जो कुएं की तरह खुदाई होती है, उससे हमें कौन कौन से कल्चर वहाँ पे थे इसके बारे में जानकारी मिलती है। सिंस मोस्ट साइट्स हैव बीन डग्ड वर्टिकली, दे प्रोवाइड ए गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। तो ज़्यादातर जो स्थल हैं उनका जो उत्खनन हुआ है वो वर्टिकली ही हुआ है, तो इससे हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पता चलता है कि कौन कल्चर या कौन सभ्यता पहले थी और कौन सभ्यता बाद में थी। हॉरिजेंटल डिगिंग बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, मैंने पहले ही बताया कि ये ज़्यादा खर्चीला होता है। आर वेरी फ्यू इन नंबर with the result that excavations do not give us a full and even adequate picture of material life in many phases of ancient Indian history। तो जो आपका हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन वो बहुत कम हुआ है, इसलिए हम बहुत से फेजेस के बहुत सी डेप्थ वाली बातों को नहीं समझ पाते हैं। Even in those mounds which have been excavated, the ancient remains have been preserved in varying proportion। यानी जो माउंट हम जिनकी उत्खनन करते हैं उनसे जो रिमेन्स मिले हैं उसको भी बहुत सावधानी से नहीं रखा जा सका है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इन द ड्राई डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं क्लाइमेट के कारण। इन द ड्राई एरिड क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया,
एंटिक्विटीज़ आर फाउंड इन ए बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन। तो जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जो कि एरिड रीजन है, जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, जहाँ पे आपका वर्षा जो है वो कम होती है, तो उस एरिया में जो एंटिक्विटीज़ मतलब जो पुरानी चीज़ें बची हुई हैं वो ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ज़्यादा उनमें क्षय नहीं हुआ है, ज़्यादा उनका ह्रास नहीं हुआ है। But in the moist and humid climate of the middle Gangetic plain and in the deltic region, even iron implements suffer corrosion and mud structures being difficult to detect। तो जो आपका ह्यूमिड एरिया है जैसे मिड गंगेटिक प्लेन, तो जो हमारा गंगा और यमुना का दोआब है उस एरिया में जो रिमेन्स है, मटेरियल रिमेन्स हमें मिले हैं, उनका क्षय हो चुका है, जैसे लोहे तक गल चुके हैं, तो मिट्टी का तो औकात ही क्या है, ये बात इसमें कह रहा है। इट इज़ ओनली इन द फेजेज ऑफ बर्न्ट ब्रिक स्ट्रक्चर और स्टोन स्ट्रक्चर्स दैट इम्प्रेसिव एंड लार्ज स्केल रिमेन्स आर फाउंड इन द मॉइस्ट एंड एलुवियल एरियाज। तो क्या होता है कि जब तक मनुष्य ईट पत्थर ईंटा बनाना नहीं सीखा, तब से उससे पहले के रिमेन्स हमें नहीं मिलते हैं, यानी जो ईंट से बनी हुई चीज़ें हैं उसी के रिमेन्स हमें इन एरियाज में मिलते हैं। Excavations have brought to light the cities which the peoples established around 2500 BC in नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जो हमारा उत्खनन है वो हमें बताता है कि 2500 BC यानी बुद्ध ईसा मसीह से 2500 साल पहले भी हमारे यहाँ शहर था और उसके रिमेन्स हमें मिले हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी नॉर्थ यानी हो गया उत्तर और वेस्ट मतलब हो गया आपका क्या होगा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब कि उत्तर उत्तर और ये वेस्ट को क्या बोलते हैं जबरदस्त कमेंट कर रहे हैं, जबरदस्त गुड। तो उत्तर पश्चिम एरियाज में भारत के जो है हमें मटेरियल रिमेन्स मिले हैं और वहाँ ही हमें हड़प्पा कल्चर हम उसे कहते हैं। उसके कुछ शहर जो हैं वो आपके कुछ शहर जो हैं वो आपके बहुत ही मैच्योर थे और वो उस समय में शहर का होना अपने आप में एक अद्वितीय घटना है और वो शहर बहुत ही व्यवस्थित थे। Similarly, they tells us about the material culture which was developed in the Gangetic plains. They show the layout of the settlement in which people lived, the types of pottery they used, the form of houses in which they dwelled, the kind of cereals they used as food, and the type of tools and implements they handled। यानी वो जो है उस कल्चर के बारे में सब कुछ बताता है कि वो किस तरह के पॉटरी यूज करते थे, किस तरह का अनाज वो बना खाते थे, किस तरह के औजार वो प्रयोग करते थे। इन सभी के बारे में हमें इन एक्सकेवेशंस से, इन उत्खनन से पता चलता है। सम पीपल्स इन साउथ इंडिया ब्यूरिड अलोन विद द डेड देयर टूल्स, weapons, potteries and other belongings in the grave which were encircled by big पीसेज ऑफ स्टोन। तो साउथ इंडिया में जिसको मेगालिथ्स हम बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने सामान के साथ दफनाए गए हैं। तो उनका ये बताता है कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो लोग जीवन के बाद के जीवन में भी भरोसा करते होंगे। जैसा कि आज भी हम मानते हैं कि व्यक्ति जब डेथ करता है तो उसकी आत्मा रहती है या वही आत्मा फिर पुनर्जन्म कर लेती है। तो इस तरह से जो साउथ इंडिया है वहाँ पे जो डेड व्यक्ति है उसके साथ डेली यूज के वस्तुओं को भी रखने का संस्कार था, रखने की परंपरा थी। These structures are called megaliths. Although some megaliths do not fall in this category, जैसे इस स्ट्रक्चर को मेगालिथ्स कहते हैं, जो कि माउंड जो एक मतलब जहाँ दफनाया गया वहाँ सामान रख के और उसके साथ बिलोंग जो लोग हैं, जो डेथ बॉडी है उसके साथ सामान रखने का जो कल्चर है उसको मेगालिथिक कल्चर कहा जाता है। और यह है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे माउंड मिले हैं जो कि मेगालिथिक होने के साथ भी होने के बाद भी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मतलब या जो डेथ के साथ सामान रखने का जो साक्ष्य वो नहीं मिला है। By digging them, we have come to learn of the life which people lived in the Deccan from the Iron Age onward। इनके उत्खनन से हमें ये पता चलता है कि दक्कन में हमारे जो पूर्वज थे, जो आयरन एज में यानी लौह युग में जो लोग रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन पद्धति कैसी थी। द साइंस विच इनेबल अस टू डिग द ओल्ड माउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर्स in successive layers
and to form an ideas of material lives of the people is called archaeology। तो आर्कियोलॉजी या पुरातत्व, क्या पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व सब्जेक्ट क्या होता है, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? तो जो भी आपको सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन यानी सिस्टमेटिक उत्खनन का जो प्रोसीजर होता है ताकि हम इतिहास को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसी को पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहा जाता है। Materials remains recovered from as a result of excavations and explorations are subjected to various kind of scientific examination। यानी जो मटेरियल हमें मिलते हैं उसका हम साइंटिफिक एग्जामिनेशन करते हैं, साइंटिफिक परीक्षण करते हैं। इसके बाद हम उसके समय के बारे में डिसाइड करते हैं कि वो किस पीरियड का है, कैसे वो यूज हुआ होगा। These dates are fixed by following the method of radiocarbon dating। Radiocarbon or carbon-14 C14 is a radioactive isotope of carbon which is present in all living objects। तो रेडियो 14 के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी हो, क्योंकि ये रेडियो कार्बन जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये समय के साथ ख़त्म होता रहता है, क्षय होता रहता है इस मटेरियल का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जितना बचा है, इससे पता चलेगा कि ये कितना होना चाहिए और कितना बचा है। उसी के डिफरेंस से हम ये पता करते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। It decays like all radioactive substances at a uniform rate। When an object is living, the process of decaying of C40 is neutralized by the absorption of C14 through air and food। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें जीवित पदार्थ हैं, तो वो जब जीवित होती हैं तब ये जो डिके हो रहा है उसका जो है भरपाई जो है, हम जो खाना पानी लेते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब करते हैं उससे उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन जब वो डेड हो जाता है तो उसमें से जो कार्बन 14 है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसी के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। However, when an object ceased to be alive, its C14 contents continued to decay at a uniform rate, but it ceased to absorb C14 from air and food। यानी जब वो डेड हो जाएगी, कोई भी लिविंग वस्तु, लिविंग व्यक्ति या लिविंग थिंग्स जब डेड हो जाएगा तो वो कार्बन 14 का एब्जॉर्प्शन करना बंद कर देगा। तो इसके बाद क्या होगा कि उसमें सिर्फ क्षय यानी सिर्फ उसमें ह्रास होगा। By measuring the loss of C14 content in an ancient object, its age can be determined। तो इसी के मेजर करके हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका एज कितना है या ये कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। This is because, as stated earlier, the decay of C14 takes place at a uniform rate। It is known that the half-life of C14 is 5,568 years। The half-life of radioactive materials is defined as the period during which one half of the radioactive content in an object disappear। तो ये फैक्ट्स है कि मतलब जो उसका रेडियो एक्टिव जो हाफ लाइफ होता है वो 5568 साल डिसाइड किया गया है, मतलब विद्वानों ने इसको कैलकुलेट किया है और उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी वस्तु और कितनी पुरानी है। The C14 content in an object which ceased to live 5,568 years ago would be half of what it was when it was living, and in an object which ceased to live 11,136 years ago, its C14 contents would be 1/4 of what it was when it was living। यानी कोई भी जो चीज़ है उसके ये डिक्लाइन कैसे हो रहा है उसी से हमें उसके पुराने होने का पता चलता है। The history of climate and vegetation is known through an examination of plant residue and especially through pollen analysis। तो जो प्लांट हैं उनके हम एंसेस्टर्स कितनी उनके पुराने होने के बारे में हमें जो पता करना होता है तो वो हम पोलन एनालिसिस से करते हैं, ठीक है। Thus, on this basis, it is suggested that the agriculture was practiced in Rajasthan and Kashmir around 7000 to 6000 BC। तो इन सारे एनालिसिस से यानी पोलन एनालिसिस से हम ये कंक्लूड करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो राजस्थान और कश्मीर में 7000 साल पहले से प्रैक्टिस हुआ होगा।
The nature and composition of material artifacts are analyzed scientifically, and as a result, the sources from which the materials were obtained and the stages in development of material technology and आर आइडेंटिफाइड, यानी जो चीज़ें जो वस्तुएं बनाई गई हैं तो साइंटिस्ट ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से पाया गया है। जैसे जो तांबे की जितनी भी चीज़ें हैं हड़प्पा कल्चर में, उसमें से अधिकांश जो है खेतड़ी के माइन से निकाला गया है, जो कि राजस्थान में है। An examination of animal bones shows whether the animal were domesticated or and also indicate the use to which they were put। तो एनिमल जो बोन्स हैं एनिमल बोन्स से हमें ये पता चलता है कि जो जानवर है वो किस पर्पज़ से यूज होता था, क्या वो डोमेस्टिकेटेड था, पालतू था, या जंगली था, या फिर उसको किस पर्पज़ से हम सामान ढोने के लिए यूज करते थे। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति है या जानवर है तो उसका भी है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके यूज पे डिपेंड करता है। अगर वो कॉर्निवोरस है यानी वो मांसाहारी है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर या बोन स्ट्रक्चर अलग होगा, जो ओमनीवोरस है उसका अलग होगा, जो शाकाहारी है उसका अलग होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एनिमल के बोन से कि वो एनिमल किस पर्पज़ से यूज होता था। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है मटेरियल रिमेन्स का। तो अभी हम इसमें रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ा। तो मटेरियल रिमेन्स में हमें ये बताया गया कि हमारे यहाँ जो मंदिर हैं या अन्य जो स्ट्रक्चर हैं उसका एनालिसिस से हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं, इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो माउंड होते हैं, जो टीले होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल कल्चर माउंड, दूसरा होता है मल्टी कल्चर माउंड और तीसरा होता है मेजर कल्चर माउंड। तो सिंगल कल्चर माउंड में ये होता है कि वहाँ पे एक ही कल्चर डोमिनेट करता है। मल्टी कल्चर माउंड में होता है कि एक से ज़्यादा कल्चर डोमिनेट करता है, और मेजर कल्चर में होता है कि एक कल्चर डोमिनेट करता है और एक कल्चर जो है वो उसके मतलब कम महत्व का होता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सकवेशन यानी उत्खनन की विधियों के बारे में पढ़ा कि वर्टिकल एक्सकवेशन क्या होता है और हॉरिजेंटल एक्सकवेशन क्या होता है। और मेजरली हमने ये देखा कि हमारे यहाँ या कहीं भी वर्टिकल एक्सकवेशन को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि हॉरिजेंटल एक्सकवेशन में ज़्यादा खर्चे आते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पे हमें मटेरियल रिमेन्स ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन जो वेट एरिया होता है वहाँ पे इवन आयरन तक गल जाता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मेगालिथ्स पाए जाते हैं। और मेगालिथ्स क्या हैं, तो मेगालिथ्स जो हैं वो ब्यूरियल्स के एक मेथड है, वहाँ पे डेड बॉडी के साथ कुछ सामान रखे गए हैं, और उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोगों ने किस तरह की चीज़ें, किस तरह की वस्तुओं का वो प्रयोग करते थे, और उनके विश्वास के बारे में पता चलता है कि वो मतलब इस जीवन के बाद भी एक अगले जीवन में भरोसा रखते थे, जैसा कि आज भी हम स्वर्ग और नर्क में भरोसा रखते हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजी को डिफाइन किया था कि आर्कियोलॉजी क्या है, तो आर्कियोलॉजी है कि एक सिस्टमेटिक जो माउंड है, जो टीले हैं, उनका सिस्टमेटिक उत्खनन करना ही आर्कियोलॉजी का मेन उसी को आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल कार्बन 14 के बारे में पढ़ा। तो कार्बन 14 क्या होता है कि सभी लिविंग जीव में, सभी लिविंग थिंग्स में जो कार्बन 14 वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब वो डेड हो जाएगा तो कार्बन 14 का डिक्लाइन होने लगता है, और इससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। इसका हाफ लाइफ जो है 5568 ईयर है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और 1/4 अगर पूछ दे तो 11,136 ईयर्स है। इसके बाद जो है प्लांट जो होता है उसके रेडियो को हम पोलन एनालिसिस से समझते हैं, और जो एनिमल होता है तो उसके बारे में हम उसके बोन स्ट्रक्चर से समझते हैं कि वो एनिमल किस पर्पज से यूज होता रहा होगा। अब आते हैं कॉइन्स पे। ठीक है, although a good number of coins and inscription has been found on the surface, many of them have been unearthed by digging। तो बहुत से जो है वो सरफेस पे भी मिले हैं, लेकिन बहुत से हमें खुदाई के बाद भी मिले हैं, जिनको हम उत्खनन करके प्राप्त किए हैं। अभी भी जैसे होता है कहीं घर बन रहा होता है या कहीं होता है तो वहाँ पे मट्टी में जो है गड़ा हुआ सिक्का या अन्य चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि पहले क्या था कि कॉइन्स के फेस वैल्यू और जो ओरिजिनल वैल्यू है दोनों एक ही होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि 10 का नोट है उस पर 10 रुपये लिखा है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है कि अगर मान लीजिए 10 रुपये का कोई सिक्का है, उसको कहीं भी आप बेचें और उसका 10 रुपया मिल जाए तो वो ओरिजिनल वैल्यू है।
तो क्या होता था कि पहले सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के चलते थे और उनका जो वैल्यू होता, जो फेस वैल्यू होता था और जो मार्केट वैल्यू होता था, दोनों लगभग लगभग समान होता था। तो आज भी कहीं अगर नए घर बनाए जाते हैं तो ज़मीन में जो है गड़े हुए चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें हमें, कुछ कॉइन्स हमें सरफेस पे मिला और कुछ कॉइन्स जो है हमें डिगिंग यानी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ये पीटी में एक बार पूछा चुका है। पीटी मतलब कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, ये एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पीटी आप लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, इसको नोट भी कर सकते हैं। Ancient Indian currency was not issued in the form of paper as it is being used these days, but as metal coins। जो कि मैंने पहले ही बताया कि जो शुरू में या पुराने समय में कॉइन्स ही हमारे विनिमय के यानी व्यापार करने के साधन होते थे और उनकी फेस वैल्यू और मटेरियल वैल्यू दोनों बराबर होता था। एंशियंट कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड। इवन हमारे यहाँ जो है शीशे के भी सिक्के चलाए गए हैं और शीशे के सिक्के चलाने के लिए सातवाहनों को जाना जाता है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। क्वाइंस माउंट्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले हैव बीन डिस्कवर्ड इन द लार्ज नंबर। क्या होता है कि जो क्वाइंस है वो बर्न्ड क्ले यानी जो मिट्टी है उसको पका कर भी क्वाइंस बनाए जाते थे। मोस्ट ऑफ देम्स बिलोंग टू द कुशाना पीरियड। जो क्वाइंस हैं वो सबसे सबसे ज़्यादा हमें कुशाना पीरियड से मिलना शुरू होते हैं। द फर्स्ट 3 Christian centuries. The use of such mount is the post-Gupta period also almost disappeared। तो शुरू में क्या था कि हमें कुशाना पीरियड में क्वाइंस मिलते हैं, लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये क्वाइंस डिक्लाइन कर जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि व्यापार और वाणिज्य भी गुप्ता के बाद डिक्लाइन किया होगा। सिंस देयर वाज ए नथिंग लाइक द modern banking system in ancient times, people kept money in earthenware and also in brass vessels and maintained them as precious hoard on which they could fall back in time of need। तो क्या होता था कि पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो जो लोग थे तो इसको मनी को जो है या तो अर्थन पार्ट में रखते थे या जो ब्रास वेसल है उसमें रख के कहीं गाड़ देते थे, जो कि आज हमें या कहीं पुराने जगहों पे जो घर बनवाते समय मिलते हैं तो वो किसी पूर्वजों द्वारा रखा होता है, क्योंकि उसमें बैंकिंग सिस्टम नहीं थी नहीं। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का जो इजाद है वो 100-200 साल पहले तक हुआ है। इससे पहले 200 साल पीछे जाएं, 300 साल, तो कोई बैंकिंग सिस्टम का प्रोसीजर नहीं था। Many of these hoards contains not only Indian coins but also those minted abroad, such as the Roman Empire has been discovered in different part of the country। तो ये क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ भारत के ही सिक्के नहीं मिले, हमें भारत के बाहर के भी सिक्के मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो वाणिज्य या व्यापार था वो दूसरे लोगों के साथ भी था, दूसरे देशों के साथ भी भारतीयों का व्यापार होता था। दे आर प्रिजर्व मोस्टली इन म्यूजियम एट कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई एंड चेन्नई। तो जो कॉइन्स होते हैं उनको म्यूजियम में प्रिजर्व किया जाता है। मेनी इंडियन कॉइन्स आर फाउंड इन द म्यूजियम्स ऑफ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सिंस ब्रिटेन रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, ब्रिटिश officials succeeded in transferring many of the Indian coins to private and public collections in the country इन दैट कंट्री। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन हमारे यहाँ लगभग 200 साल तक शासन किया, तो उसने जितने पुराने सिक्के मिले उनके कलेक्शंस वो अपने पास प्राइवेटली या पब्लिकली रखता चला गया। तो हमारे जो सिक्के हैं वो ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा हैं। कॉइन्स ऑफ द मेजर डायनास्टी हैव बीन कैटलॉग्ड एंड पब्लिश्ड। यानी कॉइन्स जो मेजर डायनास्टी, मेजर रूलर के रहे हैं उसको कैटेगराइज करके पब्लिश कर दिया गया है। We have catalogs of coins in the Indian Museum at Calcutta, of Indian coins in British Museum in London। यानी कलकत्ता म्यूजियम और लंदन म्यूजियम में हमें पीरियड वाइज कॉइन्स मिलते हैं कि कौन सा कॉइन्स किस पीरियड का है, किस शासक के समय का है, एंड सो ऑन। बट देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स which have yet to be catalogued and published। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कॉइन्स हैं जिसको अभी पब्लिश करना है। Our earliest coins contain a few symbols, but the later coins maintain the name of king, god and god or dates। जो शुरू के जो कॉइन्स थे उसमें सिर्फ सिंबल होते थे, लेकिन बाद के कॉइन्स पे किंग का नाम, राजा का नाम, भगवान या खुद का नाम, डेट आदि
उस पर उत्खनित किए जाने लगे। द एरियाज वेयर दे आर फाउंड इंडिकेट द रीजन ऑफ देयर सर्कुलेशन, यानी वो जहाँ से मिलते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि वो कॉइन्स कहाँ सर्कुलेशन में थे। दिस हैज़ इनेबल अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनास्टी, स्पेशली ऑफ द Indo-Greek who came to India from North Afghanistan and ruled here in the second and first century BC। तो इस कॉइन्स की मदद से हम जो है इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानते हैं जो कि नॉर्थ अफगानिस्तान से भारत में आए थे और यहाँ पे आके शासन किए। अभी अफगानिस्तान में जो है तालिबान का शासन शुरू हो गया है, तो जो हार्श कंडीशन होता है जहाँ पे जीवन कठिन होता है वहाँ के लोग उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं। तो भारत में जो है कहीं भारत के लोग कभी किसी पे आक्रमण नहीं किए न कहीं गए, क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत सुटेबल है। हमारे यहाँ गंगा यमुना दोआब जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है। जो साउथ इंडिया वहाँ भी जो है प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो भारतीय जो है वो खा के संतुष्ट रहता है, खा पी के आराम करता रहता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान, ईरान या अन्य जो देश हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन या जो जोग्राफिकल थिंग्स हैं वो उनको फोर्स करती हैं कि वो कहीं और जाए, आगे बढ़ें। क्योंकि बाबर भी अफगानिस्तान से ही आया था और इवन फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इंडो ग्रीक भी अफगानिस्तान होके आ रहे हैं। और आज के जो तालिबान है उनके बारे में आप देख ही रहे हैं कि कितना हार्श वो रूल्स बनाते हैं। Indo-Greeks who came to India from Afghanistan and ruled here in 2nd and 1st century BC. Since coins were used for various purposes such as donation, mode of payment, and medium of exchange, they throw considerable light on economic history. Some coins were issued by the Guild of Merchants and Goldsmiths with the permission of rulers. ये पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि उस समय सिक्के ढालने का अधिकार इवन जो कुछ मर्चेंट्स थे उनको भी था, और जो गोल्ड स्मिथ यानी जो लोहार थे वो भी सिक्के बना सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू यानी मटेरियल वैल्यू दोनों बराबर होता था। तो कोई भी कॉइन बना दे थोड़ा बहुत का ही अंतर पड़ता था, बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। जैसे अभी 1 और 2 का बड़ा वाला सिक्का होता था तो अभी बंद हो गया। अब जैसे उस पर क्या कहते हैं उसमें जो गेहूं है उसकी बाली बनी हुई होती है, यानी गेहूं की फसल बनी होती है थी। तो उन जो सिक्के थे उनको अगर गलाया जाए तो इवन जो मार्केट वैल्यू है यानी जो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा था। तो लोगों ने उसको ले जाके बोड़े में भर भर के बेचना शुरू कर दिया। इवन 100 रुपये का 110 रुपये 105 रुपये मार्केट में मिलता था अभी 4-5 साल पहले। तो वो सिक्के अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब जो हल्के सिक्के मार्केट में 1 और 2 के 2 के भी पुराने सिक्के नहीं मिलते हैं ना 1 के पुराने सिक्के मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी, जो फेस वैल्यू थी, उससे ज़्यादा उनकी मार्केट वैल्यू थी। तो लोगों ने उसको गलाना शुरू कर दिया। तो क्या मैंने बता रहा था कि जैसे मर्चेंट और जो आपके क्या कहते हैं गोल्ड स्मिथ थे वो भी सिक्के ढाल सकते थे। अभी अभी भी डालते हैं। जैसे अगर 10 का आपके पास सिक्का है तो वो एक नकली सिक्का भी सर्कुलेशन में है जो कि मार्केट में लोग नहीं लेते हैं। उस पर 1 से 10 से ज़्यादा तीलियाँ बनी हुई है, और उसमें जो है मैं कभी दिखाऊंगा आपको, मेरे पास रखा होगा। तो क्या होता है कि अगर जो डिफरेंसेज हैं वही व्यक्ति को प्रमोट करता है कि आप अपने यहाँ सिक्का बनाएं या ऐसी काम करें जिससे आप आगे बढ़ जाएं, आपकी अर्निंग बढ़ जाए। दिस शो दैट द क्राफ्ट एंड कॉमर्स हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट। ये जो सिक्के हैं इसका प्रचलन बताता है कि उस समय कॉमर्स जो है यानी व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था। Coins helped transaction on a large scale and contributed to trade. We get the largest number of coins in the post Maurya type, यानी मौर्य पीरियड के बाद यानी पोस्ट मौर्य में हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स पाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय व्यापार और वाणिज्य अच्छे कंडीशन में था। दीज वर मेड ऑफ लेड, प्रोटीन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस किस मटेरियल को यूज किया जाता था एंशियंट टाइम में या पोस्ट मौर्य टाइम में सिक्के बनाने के लिए। तो लीड मतलब शीशा, प्रोटीन हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी से जो है कॉइन्स बनाए जाते थे। द गुप्ता इशूज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। ये 3 स्टार पॉइंट है कि गुप्ता जो है, गुप्ता रूलर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे पूरा एंशियंट टाइम में। all that indicate that trade and commerce flourished especially in the post Mauryan and a good part of Gupta time, but the fact only a few coins belonging to the post Gupta time
have been found indicated that decline of trade and commerce in that period। यानी पोस्ट गुप्ता में हमें जो कम सिक्के मिलते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि पोस्ट गुप्ता टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार एंड वाणिज्य डिक्लाइन हो गया। उसका रीज़न ये था कि जो गुप्ता पीरियड है वहाँ तक आते आते लैंड ग्रांट बहुत तेज़ी से बढ़ गया, यानी ज़मीन को अनुदान में दिए जाने की परंपरा बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो जब ज़मीन का अनुदान दे देंगे तो जो मेन किंग है, जो राजा है, उसके पास कम रिसोर्सेज बचेंगे। जब रिसोर्सेज कम बचेंगे तो आप अपने हिसाब से प्रशासन नहीं चला पाएंगे, समाज में जो है अराजकता फैलती चली जाएगी और इससे ट्रेड एंड कॉमर्स अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा। Coins also portray Coins also portray kings and god and contain religious symbols and legends, all of which throw light on the art and religion of the time। तो coins जो होते हैं वो राजा के और गॉड के चित्र भी उस पर उत्खनित होते हैं। इससे हमें उस समय के रूलर के बारे में पता चलता है। तो अभी इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं कॉइन्स के बारे में। तो जो सिक्कों का स्टडी होता है उसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। प्राचीन समय में सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लीड इन सभी के सिक्के बनाए जाते थे। पोस्ट गुप्ता पीरियड में सिक्कों में डिक्लाइन आया। सबसे पहले कुषाण पीरियड में यानी इंडो ग्रीक जो शासक थे उनके हमें सिक्के मिलने शुरू होते हैं। और इंडो ग्रीक जो है वो नॉर्थ अफगानिस्तान से भारत में आए थे। फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी में ये यहाँ पे शासन किए हैं। और कॉइन्स जो है वो आपको जो मर्चेंट हैं यानी जो व्यापारी हैं और जो गोल्ड स्मिथ यानी जो लोहार है वो सिक्के ढाल सकता था एंशिएंट टाइम में। और जो हमें लार्जेस्ट सिक्के सोने के जो सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं वो गुप्ता पीरियड में मिले हैं। गुप्ता शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए और सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के चलाए थे। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो सिक्के होते हैं वो उस समय के राजा के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। तो आज हमने दो सब टॉपिक कवर किया चैप्टर नंबर 3 का, मटेरियल रिमेन्स और कॉइन्स के बारे में। हम अब हम कल मिलेंगे 8 से 9 के बीच में। तो अगर आप फ्री रहें तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।